आज से 66 मिलियन साल पहले चिक्सलूब एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया था। ज्यादातर आपने पढ़ा होगा कि इस इम्पैक्ट ने पृथ्वी पर से डायनासोर्स को हमेशा के लिए मिटा दिया था, लेकिन ये बात झूठ है, क्योंकि डायनासोर और उस समय पृथ्वी के लगभग 70% जीवन के खत्म होने का कारण ये एस्ट्रॉइड नहीं बल्कि इसके इम्पैक्ट से समुद्र में बनी सुनामी थी, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को कवर कर लिया था। इसके अलावा आपने धरती के इतिहास में बार बार देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर मेजर एक्सटिंक्शन, यहाँ तक कि इंसानी सिविलाइजेशन का अंत, ये सब कहीं ना कहीं पानी से ही जुड़ा है। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो या पिरामिड बनाने वाले इजिप्शियन सिविलाइजेशंस हो। एंड शॉकिंगली अब हम एक और इस तरह के एक्सटिंक्शन पर खड़े हैं, पर केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी के पूरे जीवन के लिए। पर आखिर कैसे? इसका जवाब छिपा है चाइना की इस तस्वीर में। कुछ दिखा? नहीं दिखा ना, क्योंकि यही तो सवाल है कि यहाँ कुछ है ही नहीं। जबकि अब से कुछ साल पहले यहाँ पर एक कई 100 मीटर चौड़ी यांगत्से नदी बहा करती थी, जो चाइना के हजारों सालों के डॉक्यूमेंटेड इतिहास में कभी भी नहीं सूखी। यही सेम घटना हमें भारत में भी देखने को मिल रही है। क्या आपने कभी गौर किया है कि भारत की ऑलमोस्ट हर मेजर नदी में पानी अब ना के बराबर बचा है? दुनिया भर में रिवर सिस्टम्स के साथ कुछ अजीब और रहस्यमयी हो रहा है। अचानक कुछ ही सालों में दुनिया की लगभग हर मेजर नदी सूखने की कगार पर है। पर आखिर ये सब चीज एक्सटिंक्शन इवेंट से कैसे जुड़ी है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब है ये सारी तस्वीरें। पर कैसे? तो आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी के इन्हीं डैम प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण आज हम हर रोज जहरीले केमिकल्स भरी सब्जियां खाने पर मजबूर हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। मिस्र के तपते रेगिस्तान के बीच खड़ा ये रहस्यमय स्ट्रक्चर स्फिंक्स है। पर हजारों साल पहले विशाल पत्थरों से तराशे गए इस स्ट्रक्चर पर अजीब से पानी के इरोजन मार्क्स है, जैसे इसने किसी बड़ी सुनामी का सामना किया हो। अराउंड 2700 BCE पहले नील नदी के किनारे मिस्र की धरती पर दुनिया की सबसे अद्भुत सभ्यता फल फूल रही थी। गीजा के पिरामिड अपनी पूर्ण भव्यता में चमक रहे थे। पर ये कुछ अजीब नहीं लग रहे हैं? वेल, है भी, क्योंकि इस समय पिरामिड का टॉप सोने का बना हुआ था और बाहरी सतह सफेद लाइमस्टोन से ढका हुआ था। हजारों मजदूर, इंजीनियर और कारीगर इन भव्य स्ट्रक्चर्स की छाया में अपने काम में जुटे थे, इस विश्वास के साथ कि उनकी सभ्यता हजारों वर्षों तक अमर बनी रहेगी। लेकिन प्रकृति के मन में कुछ और ही था। एक दिन अचानक जमीन में तेज वाइब्रेशन होने लगा। पहले हल्का, फिर देखते ही देखते जमीन का यह कंपन तेज हो गया। अब इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते, दूर से नील नदी का पानी भयंकर लहरों में बदलते हुए शहरों के अंदर घुस गया। कुछ ही पलों में गीजा का यह चमकदार नगरी एक भयंकर सुनामी के नीचे दब गई। मकान, मंदिर, बाजार, सब कुछ पानी के लहरों में समा गया। लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। कुछ ही पलों में एक विकसित सभ्यता का नामो निशान मिट गया। रह गए तो बस उनके बनाए गए ये शानदार पिरामिड्स। इस सिविलाइजेशन की अनबिलीवेबल इंजीनियरिंग का प्रूफ, जिसे आज भी कुछ लोग एलियंस द्वारा बनाया हुआ मानते हैं। मिस्र के बाद भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही। करीब 2500 BCE पहले सिंधु नदी के किनारे एक हाईली डेवलप्ड और वेल प्लान्ड सभ्यता विकसित हुई। बड़े बड़े शहर, सीधी और साफ सड़कों के साथ बने हुए घर, अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम्स, सभी कुछ व्यवस्थित था। सिंधु नदी इस सभ्यता की लाइफलाइन थी। लेकिन अचानक ही प्रकृति का मूड बदलता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से मॉनसून के पैटर्न बदल गए और सिंधु नदी सूख गई, जिससे यहाँ खेती करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। लोग भूखमरी का शिकार बनने लगे, जिससे लोग तेजी से मरने लगे। लोग यहाँ से भागने लगे। भूख और अकाल ने जिंदगी छीन ली, जिससे कुछ समय बाद ये महान सभ्यता जमीन की गहराई में दफन हो गई। इन शॉर्ट कहा जाए तो अगर आप पृथ्वी के जीवन के इतिहास को ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट हर बड़ी सिविलाइजेशन, इवन पृथ्वी पर आने वाले मास एक्सटिंक्शन के पीछे भी पानी ही सबसे बड़ा कारण सामने आता है। इतिहास ने बार बार दिखाया है कि पानी से बड़ी कोई भी ताकत नहीं है। पर आज हम इंसान इसी नेचर की पावरफुल ताकत के साथ जो खेल खेल रहे हैं, धीरे धीरे वो खेल न केवल हम इंसानों को बल्कि पूरी पृथ्वी को उसके अंत की ओर लेकर जा रहा है। पर आखिर कैसे? आइए जानते हैं।
देखो, पूरी पृथ्वी ही इन मैसिव स्ट्रक्चर्स की वजह से गंभीर खतरे में है। सोचकर देखिए, नदी का पानी किसी इंसान की नसों में दौड़ने वाले खून की तरह होता है। अब अगर आप शरीर के नसों को ही रोक देंगे तो शरीर जिंदा रह सकता है क्या? ठीक ऐसा ही डैम्स के साथ होता है। अब ये कैसे हो रहा है, इसे समझने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये है आज से 50 साल पहले के चाइना की यांगत्से रिवर और सेम टाइम पर ये भारत की गंगा रिवर। ये दोनों ही नदियां हजारों सालों से अपने अपने देश की लाइफलाइन रही है। ये नदियां सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी थी। चीन की यांगत्से नदी उस समय करीब 6300 किलोमीटर लंबी थी और अपने रास्ते में आने वाले हर शहर, गांव और जंगल को जीवन देती थी। लाखों परिवार इसके किनारे खेती करते थे, मछलियां पकड़ते थे। चीन की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी ये नदी। अब इधर भारत में गंगा नदी भी लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई के साथ बहती है। ये नदी सिर्फ नदी नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है। करोड़ों लोग इसकी पूजा करते हैं, इसके किनारे खेती करते हैं, मछुआरे जाल डालते हैं और गंगा के पानी से अपनी जिंदगी चलाते हैं। गंगा की मछलियां और नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन नदी की साफ सफाई और ताजगी की निशानी थी। लेकिन फिर इन दोनों ही देशों में विकास के नाम पर नदियों को रोकने का एक सिलसिला शुरू हुआ। बड़े बड़े डैम्स बनने लगे। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री गॉर्जेस डैम बनाया गया और भारत में बड़े पैमाने पर फरक्का बैराज, टिहरी डैम और भी बहुत सारे बांध बनाए गए। ये डैम शुरू में तो बहुत फायदे का सौदा लगने लगा। इसमें बिजली मिलने लगी, खेती आसानी हो गई। लेकिन इन डैम्स की वजह से नदी का नेचुरल बहाव लगभग पूरी तरह से बंद हो गया। पानी बांधों के पीछे कैद होकर ठहर गया और धीरे धीरे नदियां सूखने लगी। पर आखिर कैसे? चलिए अब विज्ञान के जरिए धीरे धीरे इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो ये है आज की यांगत्से नदी, जिसके किनारे बसे कई शहरों में पहले जैसी जिंदगी नहीं बची। नदी सूख गई है, पानी बहुत कम रह गई है और नीचे के इलाकों में जमीन बंजर हो चुका है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी चली गई है। मछलियां जो कभी नदी में लाखों की संख्या में तैरती थी, अब गायब ही हो गई है। यांगत्से नदी की प्रसिद्ध डॉल्फिन भी विलुप्त हो चुकी है, जो साफ साफ इशारा करती है कि नदी अब मर चुकी है। भारत में भी गंगा नदी की हालत कुछ अलग नहीं है। फरक्का बैराज और अन्य बांधों के कारण गंगा का पानी नीचे की ओर बहुत कम पहुंचता है। नदी का जल स्तर तेजी से गिरा है और प्रदूषण बढ़ रहा है। मछलियां मर गई है, किसानों की फसलें सूख रही है और कई शहरों में पीने तक का पानी नहीं है और किसान फसल के लिए अपने खेतों में केमिकल डालने के लिए मजबूर है। गंगा नदी में मिलने वाली डॉल्फिन अब बहुत कम संख्या में बची है और वो भी तेजी से खत्म हो रही है। नदी के किनारे रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। पर सच कहूं तो ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो हमारी पूरी सभ्यता और पूरी पृथ्वी के इकोसिस्टम को तबाह करने की ताकत रखता है। और जैसे मैंने कहा, इन सभी का कारण ये सब बड़े बड़े कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम डैम्स यानी कि बांध कहते हैं। पर आखिर ये सब हो कैसे रहा है? तो देखो, सबसे पहली समस्या ये है कि डैम नदियों के प्राकृतिक बहाव को पूरी तरह से रोक देती है। अब नदी का अगर पानी रुक जाए तो उसके साथ बहने वाले न्यूट्रिएंट्स से भरी सेडिमेंट सॉइल्स भी नीचे की जमीन तक नहीं पहुंच पाते। आपने स्कूल में ज्योग्राफी के क्लास में पढ़ा ही होगा कि रिवर डेल्टा यानी सेडिमेंट सॉइल सबसे उपजाऊ होते हैं। जैसे जैसे नदी बहती है वो नेचुरली हर बार अपने बहने के साथ अपने आसपास के जमीन में न्यूट्रिएंट से भरी सेडिमेंट सॉइल छोड़ती जाती है, जो जमीन को उपजाऊ बनाता है। यही सेडिमेंट सॉइल जमीन की ऊपरी सतह पर एक हेल्दी रिचार्ज का काम करता है और इस प्रक्रिया के चलते नदियों के लगातार बहने से ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता रहता है। लेकिन दोस्तों, जब भारत और दूसरे देशों में लगभग हर नदियों पर ये बड़े बड़े डैम्स बना दिए गए तो इनके चलते नदी के नीचे वाले हिस्से में न्यूट्रिएंट से भरी सेडिमेंट सॉइल नहीं पहुंच पाता। तो सवाल ये है कि अब ये सेडिमेंट सॉइल जाता कहाँ है? ये सारी मिट्टी और न्यूट्रिएंट्स डैम के पीछे जमा होने लगते हैं। इसका सीधा मतलब है कि ऊपर की ओर पानी में जरूरत से ज्यादा सेडिमेंट इकट्ठा हो रहा है, जिससे यहाँ टॉक्सिन्स बनने लगते हैं और दूसरी ओर नीचे की ओर सेडिमेंट फ्री पानी रहता है, जिसमें मिनरल्स और पीएच लेवल कम होता जाता है। एक तरफ न्यूट्रिएंट्स की कमी से नीचे की जमीन धीरे धीरे इनफर्टाइल होती जाती है, तो दूसरी तरफ टॉक्सिन्स ऊपर की झीलों में बढ़ते रहते हैं। अब आपने दोनों तरफ जहर ही फैला दिया। चीन के थ्री गॉर्जेस डैम का उदाहरण देखिए। इस बांध ने यांगत्से नदी का पूरा सेडिमेंट सॉइल रोक लिया, जिससे नीचे के खेत धीरे धीरे सूख रहे हैं
और रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ चाइना के साथ नहीं है, ये दुनिया के लगभग हर कंट्री में हो रहा है जहां भी ये बड़े बड़े डैम्स बने हैं। अब भारत में भी यही प्रक्रिया देखने को मिल रहा है। नदियों के किनारे बने ये बड़े बड़े खेत जो एंशिएंट टाइम से लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की भूख मिटाने में मेजर रोल निभाते आए हैं ना, आज के समय में वो बिना इन नेचुरल रिवर सेडिमेंट्स के कारण इस तरह से बंजर बन चुके हैं जहां पर फसल को उगाने के लिए किसानों को भारी मात्रा में केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। एक तरह का जहर जो बाद में इन फसलों के जरिए हमारे खाने तक भी पहुंचता है। शायद अब आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि आखिर क्यों आज सब्जियों और फलों में इतनी ज्यादा केमिकल्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि असलियत तो यह है कि ये डैम्स बनाकर हम इंसानों ने अपनी ही जमीन को रेगिस्तान बना दिया है। अब दूसरी गंभीर समस्या एक्वाटिक लाइफ के माइग्रेशन की है। देखो, कुछ समय से आपने देखा होगा कि यमुना नदी काफी सुर्खियों में है, जिसका कारण है इसका पोल्यूशन। और ये सिर्फ यमुना की बात नहीं है, भारत की लगभग हर नदी का हाल यही है, जहां पानी को पीना तो छोड़िए, उसमें नहाना भी खतरे से खाली नहीं है। सिर्फ भारत ही नहीं, यही हाल दुनिया के हर नदी का है जो लगभग मर चुकी है। और अब उनमें पानी की जगह केवल पोल्यूशन है, और इसका सबसे बड़ा कारण भी यही डैम्स है। पर कैसे, चलिए एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, नदी में पानी बहते रहे तो उसमें एक इकोलॉजिकल बैलेंस रहता है। इस बैलेंस में छोटी बड़ी मछलियां, माइक्रोब्स और पौधे होते हैं जो पूरी तरह एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसके कारण नदियां उसमें जाने वाले टॉक्सिन्स को प्रोसेस कर पाती है। और ये प्रक्रिया हजारों साल से, या यूं कहूं कि लाखों साल से चल रहा था, जहां जीव जंतु, यहाँ तक कि इंसानी सिविलाइजेशन का भी वेस्ट लगातार इन्हीं नदियों में जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद आज से 50 साल पहले तक ये नदियां साफ थी और इनमें इतना मेजर पोल्यूशन नहीं था, क्योंकि नदियों के अंदर जीव जंतु से भरा एक पूरा इकोसिस्टम और फूड साइकिल था, जो इसमें गिरने वाले लगभग हर वेस्ट को प्रोसेस करते हुए नदी को साफ रखता था। पर जब इंसानों ने डैम्स को बनाना शुरू किया ना, तब से नदियों में मौजूद जीवों की फूड साइकिल टूट चुकी है। इन नदियों में डैम्स के रूप में एक डेड स्टॉप बन गया है। ये डेड स्टॉप एक्वाटिक माइग्रेशन को रोक देता है। अब मछलियां ऊपर जाकर प्रजनन नहीं कर पाती, जैसे अमेरिका की कोलंबिया नदी में बने डैम्स की वजह से सैल्मन मछलियां खत्म होने लगी है। जो नदी कभी जीवों से भरी रहती थी, अब लगभग मृत हो चुकी है। भारत की हर नदी में भी आप यही देखोगे, जहां कोई जीव जंतु या मछलियां आपको दिखेंगी ही नहीं। तीसरा है इन डैम से होने वाले खतरनाक पोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जिन डैम्स को ग्रीन एनर्जी सोर्स कहकर दुनिया भर में बेचा जाता है ना, उनकी असली कहानी ये है कि इनसे भी किसी कोल प्लांट जितना पोल्यूशन होता है। देखो, साल 2007 में ब्राजील के अमेज़न जंगल में वैज्ञानिक बेलविना डैम के रिजर्वॉयर में रिसर्च कर रहे थे। अचानक उन्होंने पानी की सतह से बुलबुले उठते हुए देखा। टेस्ट करने पर पता चला कि बुलबुले मीथेन गैस से भरे हुए थे। मीथेन जो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। ये रिजर्वॉयर रोज इतना मीथेन छोड़ रहा था जितना कोई कोल पावर प्लांट छोड़ता है। जल्द ही दूसरी जगहों पर भी ऐसी रिपोर्ट सामने आई। भारत, चीन, अमेरिका, इन सभी देशों में मौजूद इन बड़े बड़े डैम्स में ये सेम कंडीशन ऑब्जर्व की गई, जहां पर ये सभी डैम्स बिना जले भी बड़ी मात्रा में लगातार जानलेवा पोल्यूशन गैसेस छोड़ रही थी। पर सवाल आता है कि आखिर कैसे? तो इस रिसर्च में ये सामने आया कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इन रिजर्वॉयर तक पहुंचने वाले नदियों के पानी में काफी मात्रा में पेड़ पौधे और जीव जंतु के मृत शरीर मौजूद होते हैं, जो धीरे धीरे डैम्स के नीचे इकट्ठा होते रहते हैं, जो लगातार सड़ते हुए मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जो मीथेन गैस लगातार इन डैम से निकलकर हमारे एनवायरनमेंट में जाती है और क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा बढ़ाती है। वैसे काफी अजीब बात है ना, जिन डैम्स को हमें पढ़ाया जाता है कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी है, वही डैम्स हमारे एनवायरनमेंट में सबसे जहरीली गैस मीथेन गैस की इतनी बड़ी मात्रा रिलीज करती है। अब चौथा सबसे बड़ा खतरा है इन मैसिव डैम्स के टूटने का। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो काफी ज्यादा स्कैरी है। देखो, हम हमेशा डरते रहते हैं कि परमाणु हथियार का किसी शहर पर गिरना कितना ज्यादा खतरनाक होगा, और कहीं दुनिया में चल रही ये जंग हमें किसी ऐसे खतरे की ओर ना ले जाए। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि सही मायने में आज दुनिया की लगभग हर मेजर सिटी किसी परमाणु बम से भी ज्यादा बड़ी तबाही की बिल्कुल किनारे पर बैठी है? चाहे भारत हो, चाइना हो या फिर अमेरिका,
लगभग हर मेजर सिटी में ऐसे बड़े बड़े डैम्स हैं जो किसी टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है। अब अगर कोई बड़ा बांध टूटता है तो वो ऐसी तबाही मचाएगी कि हम सोच भी नहीं सकते। चलो फिर भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। चाइना का बैंकियाओ डैम साल 1975 में भारी बारिश के कारण टूट गया था, जिसमें लगभग 2,30,000 लोगों की जान चली गई थी। भारत में भी टिहरी या सरदार सरोवर जैसे बड़े बड़े डैम अगर टूट जाते हैं तो उत्तर भारत और गुजरात का बड़ा हिस्सा मिनटों में खत्म हो जाएगा। लाखों करोड़ों जिंदगियां एक ही झटके में खत्म हो सकती है। चीन के जिपिंगपू डैम के कारण सिचुआन में साल 2008 में भयंकर अर्थक्वेक आया था, क्योंकि डैम में इतना ज्यादा पानी एक पॉइंट पर होल्ड रखा था कि उसके प्रेशर के चलते जमीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स तक हिल गई थी। शायद अब आप इन डैम्स की तबाही मचाने की क्षमता को समझ पा रहे होंगे, एक ऐसी तबाही जो कभी भी आ सकती है। पांचवी सबसे बड़ी समस्या है इनसे नदियों का गायब हो जाना। पर आखिर डैम से नदियां कैसे गायब हो रही है? तो देखो, लगभग सारी नदियां नेचुरली रेन वाटर और स्नो मेल्टिंग के कारण बहती है, जिसमें एक नेचुरल इवेपोरेशन होता रहता है। लेकिन जब डैम बनता है ना, तो डैम के एक तरफ पानी होल्ड होने के कारण नदी का सरफेस एरिया अचानक से कई गुना बढ़ जाता है। और जैसा कि हमने स्कूल में पढ़ा है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, इवेपोरेशन उतना ही बढ़ेगा। और यही सेम प्रिंसिपल यहाँ काम करता है, जिसके कारण सरफेस एरिया बढ़ जाने से नदियों के पानी का इवेपोरेशन कई गुना तेज हो जाता है। जबकि दूसरी साइड डैम से नीचे जहां पानी जाने से रोका गया है, वहां पानी की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है कि वहां पानी कम होने के चलते नेचुरली इवेपोरेशन इतना फास्ट हो जाता है कि वहां का पानी और साथ ही साथ नदी तेजी से सूखने लगता है। इन शॉर्ट कहा जाए तो डैम बनाने से हम दोनों तरफ पानी की इवेपोरेशन को कई गुना ज्यादा तेज कर देते हैं, जो नेचुरल इक्विलिब्रियम से कई गुना ज्यादा होता है, जिससे नदियां कुछ ही दशकों में गायब होने के कगार पर आ जाती है। अब इस तरह बांधों से पैदा होने वाली समस्या एक साइलेंट किलर की तरह काम करती है। हमने समझा था कि बांध हमें पानी और ऊर्जा देंगे, लेकिन असलियत में वो धीरे धीरे हमारी नदियों, इकोसिस्टम और पूरी धरती को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस साइलेंट किलर से अपनी सभ्यता और पृथ्वी को बचाने का कोई तरीका है? देखो, सबसे पहला और प्रभावी सॉल्यूशन है छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और रन ऑफ रिवर सिस्टम। इन सिस्टम में नदी को पूरी तरह रोका नहीं जाता, बल्कि नदी का पानी प्राकृतिक तौर पर बहता रहता है और उसी बहाव से टरबाइन्स को घुमाया जाता है। ना ऑफ कोर्स इससे बड़े डैम्स जितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होती, पर यह भी सच है कि इस तरह इकोसिस्टम को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचता। कई यूरोपियन कंट्रीज एवं नेपाल और भूटान जैसे देशों में भी इस तरह से बिजली बनाई जा रही है। दूसरा उपाय है पुराने और टूटने की कंडीशन में पहुंच चुके डैम्स को हटा देना। वैसे इसकी जरूरत भारत को काफी ज्यादा है। भारत के कई डैम्स ऐसी बेकार हालत में पहुंच चुके हैं जो कभी भी टूट सकते हैं, जिनसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी जोखिम में आ सकती है। लेकिन अथॉरिटीज को शायद इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर हम इन टूटे और अब उपयोग में ना होने वाले डैम्स को हटाकर नदियों के नेचुरल फ्लो को वापस से सही कर दे, तो हम नदियों को पहुंचाए गए नुकसान को काफी कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के एलोहा डैम साल 2011 में इस डैम को हटाया गया और सिर्फ कुछ ही सालों में नदी का जीवन लौट आया। मछलियां वापस आई, जंगल फिर से हरे भरे हुए। बांध हटाने के कुछ ही दिनों बाद नदी ने अपनी पुरानी राह पकड़ ली, नदी का इकोसिस्टम लौटने लगा। तीसरा जरूरी कदम सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ना है। जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों ने अपनी बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा सोलर और विंड से पूरा किया है। इससे वहां की नदियों को बचाया जा रहा है, इंसानों को साफ ऊर्जा मिल रही है और वातावरण भी प्रदूषित नहीं हो रहा है। भारत में राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में यह आसानी से किया जा सकता है। बड़े बड़े सोलर पार्क्स और विंड फार्म्स स्थापित करके नदियों को डैम के बोझ से मुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा डैम के कारण इवेपोरेशन से नदियों के होने वाले लॉस को बचाने के लिए हम अपनी नदियों और कनाल को गहरा कर सकते हैं, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाए, इवेपोरेशन का प्रक्रिया काफी स्लो हो जाए। इन सभी चीजों से हम खतरों को कुछ समय के लिए टाल तो सकते हैं, पर पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। अब एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए, अगर कल के दिन एक बड़ा डैम टूट जाता है या कोई नदी पूरी तरह से सूख जाती है, तो क्या हम तैयार हैं उसके परिणामों को सहने के लिए? ये धरती सिर्फ हमारी नहीं, ये करोड़ों जीवों, पेड़ पौधों और आने वाली पीढ़ियों की भी है।
लेकिन आज हम जिस स्टेज पर है ना, वहां पर एनर्जी की जरूरत को देखते हुए ऐसा काफी मुश्किल है कि हम डैम्स को पूरी तरह से छोड़ पाएंगे। अब भले ही हम इसके लिए इंसानियत और पृथ्वी के भविष्य को दांव पर ही क्यों ना लगा दें। अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपके शहर के आसपास बने किसी डैम के कारण आपके शहर से बहने वाली नदी में कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब जैसे आप मुझे YouTube पे फॉलो करते हो, आप मुझे Instagram पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। ये मेरा Instagram का हैंडल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है चंद्रयान 3 के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आखिर चंद्रयान 3 ने साल 2025 तक क्या क्या नया खोज लिया है और अब उसकी स्थिति क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।